नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए हिंदी साहित्य को मंथ कर जो सार रूप तैयार किया गया है आदिकाल के इस टॉपिक पर, जो कि दोस्तों आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो निचोड़ है 100 फैक्ट के रूप में आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप सभी इस अमृत रूपी सार को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। दोस्तों, आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए ये फैक्ट्स सोने पर सुहागा होंगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही आपको इस वीडियो की याद ज़रूर आएगी। दोस्तों, ये मेरा आपके साथ वादा रहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारी जो यह मेहनत आपके लिए जो रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हिंदी साहित्य के 100 फैक्ट। हिंदी साहित्य के 100 फैक्ट। पहला जो फैक्ट है दोस्तों, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। तो नाथ पंथ के जो आदिकाल में जो नाथ पंथ का जो टॉपिक आता है दोस्तों, उसमें ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। दूसरा देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि श्रेयपाद को, किसको दोस्तों? श्रेयपाद को हिंदी का पहला कवि माना। तो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने श्रेयपाद को हिंदी का पहला कवि माना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा भी जो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना प्रथम कवि हिंदी का, इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने अब्दुल रहमान को जो हिंदी का प्रथम कवि माना। और अपने रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों, उन्होंने राजा मोहनजिया भोज को माना। तो मित्रों, तीसरे फैक्ट में देखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो गणपति चंद्र ने किन्हें माना है दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि? शालिभद्र सूरी को। तथा उनकी रचना जो बृहदेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य जो को हिंदी की प्रथम रचना दोस्तों माना जाता है। आगे के फैक्ट में देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य का आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्याख्यान ग्रंथ है। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का ग्रंथ है ये? इनका व्याख्यान ग्रंथ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना तथा हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से माना है। संध्या सिद्धों की प्रमुख भाषा है दोस्तों। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सिद्धों की प्रमुख भाषा क्या थी, तो आपका उत्तर होगा संध्या। इसी प्रकार दोस्तों, सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, सहजयान का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? सरहप्पा को। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है दोस्तों। तो दोस्तों, एक आपको बता दूं, वीडियो के अंत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चैलेंज के रूप में पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि आदिकाल से जुड़े होंगे। आपको आपका उत्तर जो क्रमानुसार कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 10वां फैक्ट है जो दोस्तों, धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटरनीतिश महोदय ने रोमांस महाकाव्य माना है। दोस्तों, क्या माना है? रोमांस महाकाव्य। संदेश राशक खंड काव्य की श्रेणी में आता है मित्रों, जिसके रचनाकार अब्दुर रहमान है। तो अब्दुर रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। रासो ग्रंथ में सर्वाधिक विवादित ग्रंथ
जो पृथ्वीराज रासो है, रासो ग्रंथ में सर्वाधिक जो विवादित ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। बिसलदेव रासो का नायक विग्रह राज चतुर्थ तथा नायिका इसमें कौन है दोस्तों? राजमती। यह ग्रंथ है जो वीर गाथात्मक कृति ने होकर वीरे काव्य दोस्तों, ये अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। जो बिसलदेव रासो जो काव्य दोस्तों, ये किस प्रकार का काव्य है? वीरे काव्य। 15वें फैक्ट में देखिएगा मित्रों, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले बिसलदेव रासो में मिलता है। यह ग्रंथ श्रृंगारी और मुक्तक रूप में है। बिसलदेव रासो की भाषा राजस्थानी है। इसी प्रकार दोस्तों प्राकृत पेंगलम के रचयिता जो है बंशीधर है। तो दोस्तों इसमें कुल 68 प्रकार के छंद है। ये किसकी बात की जा रही है दोस्तों? ये की जा रही है पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो, जिसमें 68 प्रकार के छंद है दोस्तों, और 69 इसमें जो 69 सर्ग है, सर्ग यानी सम्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो को जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सबसे ज्यादा जो विवादित ग्रंथ है दोस्तों आदिकाल में, ये पृथ्वीराज रासो ही है। इसके अन्य फैक्ट में दोस्तों 20वां जो फैक्ट है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शैली में लिखा गया है इस महाकाव्य को, पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रप्रदय के पुत्र जलन है दोस्तों। तो जो इस ग्रंथ का जो अंतिम जो हिस्सा है दोस्तों वो अपूर्ण रह गया था, तो उसके बाद में चंद्रप्रदय के जो पुत्र थे जलन, उन्होंने इसे पूरा किया था। तो दोस्तों जैसे कि एक उक्ति भी प्रसिद्ध है दोस्तों कि पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन नृप काज। तो इसी बारे में कहा गया है कि जलन ने जो उनको जो ग्रंथ है उन्होंने अंतिम भाग उन्हीं ने पूरा किया था। 22वें फैक्ट में देखिए दोस्तों, प्रमाद रासो के रचयिता जगनिक है और यह वीर रस की रचना है। उत्तर प्रदेश में प्रमाद रासो को आल्ह या आल्हखंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो प्रमाद रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्ह या आल्हखंड। और खुमान रासो की रचना दोस्तों दलपति विजय ने 1729 ईस्वी में की। 25वां फैक्ट देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्याय ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि द्वारा रचित माना है। विजयपाल रासो की रचना दोस्तों 16वीं सदी में नल सिंह ने की थी। इसी प्रकार श्रावकाचार के जो रचयिता देवसेन प्रथम जैन कवि माने जाते हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है दोस्तों। किस प्रकार की रचना है? गद्य रचना है। ये बसंत विलास जो जैनेतर फागु काव्य है मित्रों। किस प्रकार का काव्य? ये फागु काव्य दोस्तों। तीसवां फैक्ट देखिए मित्रों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं और नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहते हैं दोस्तों। ये किसने कहा था? HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 32वें फैक्ट में देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग गोरखनाथ ने चलाया था। तो ये 6 चक्रों वाला योग दोस्तों हिंदी में किसने चलाया था? गोरखनाथ जी ने।
सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 मानी जाती है। कितनी है दोस्तों? 84। बौद्ध धर्मानुयायी वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। 35वें फैक्ट में देखिए मित्रों, सिद्धों का जो समय दोस्तों 7वीं 8वीं सदी माना गया है। इसी प्रकार वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है दोस्तों। तो लुइपा का स्थान जो दोस्तों 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। क्या नाम है दोस्तों इनका? लुइपा। और ये दोस्तों जो लुइपा थे वो आपको यहां बता दूं मैं, ये सबरपा के शिष्य थे दोस्तों। किनके? सबरपा। सबरपा के शिष्य थे लुइपा। और डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया दोस्तों। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो इन्हें सर्वोच्च माना जाता है सिद्धों में। और दोस्तों इनकी साधना का इतना प्रभाव था कि उड़ीसा के तत्कालीन जो राजा थे वहाँ के और मंत्री उनके शिष्य हो गए थे। इनका इतना साधना का प्रभाव था। किनका? लुइपा का। सिद्धों में 5 मकार है दोस्तों। 5 जो मकार है वो कौन कौन से? मीन, मुद्रा, मैथुन, मांस और मदिरा। ये 5 मकार है दोस्तों। अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ, जो दोहे की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? अपभ्रंश में जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश और योगसार से मानी जाती है। इसी प्रकार मित्रों 40वें फैक्ट में देखिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है इसमें आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण 100 फैक्ट है वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य जो काल है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उन पर भी आपको वीडियो जो 100 फैक्ट के रूप में मिलेंगे। तो ज़रूर आप चैनल पर विजिट करिएगा। 40वें फैक्ट में देखते हैं मित्रों, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है दोस्तों। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को। तो दोस्तों इनकी जो आपने रचनाएं भी पढ़ी होगी दोस्तों, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, नूहे सिपहर, दो सुखने, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंद। तो ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं दोस्तों। और इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि भी माना है दोस्तों। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आदिकाल में काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले दोस्तों अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो की कृति है जो दोस्तों नूहे सिपर में भारतीय बोलियों के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये भी रचना है दोस्तों। और इनकी एक जो उक्ति भी प्रसिद्ध थी दोस्तों, वो उक्ति क्या थी कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। तो ये जो उक्ति किसकी थी दोस्तों? अमीर खुसरो की। इसी प्रकार ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था मित्रों। 44वें फैक्ट में देखिएगा, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। और दोस्तों इनकी पहेलियां भी काफ़ी चर्चित रही है, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। जिस प्रकार एग्जाम्पल आपको बताता हूं दोस्तों, इनकी एक पहेली थी, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे, मोती उसमें उससे एक न गिरे। तो दोस्तों ये जो इनकी पहेली थी उसका उत्तर भी आपको पता होगा, आकाश था दोस्तों। इसका उत्तर
आकाश के बारे में ये पहली की गई थी। इसके अलावा भी दोस्तों एक और भी पहली आपको मैं बताता हूँ इनकी, अमीर खुसरो जी की। एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो दोस्तों इसका जो पहले का उत्तर क्या था, दिया बत्ती। क्या था दोस्तों, दिया बत्ती। तो चलिए दोस्तों 45वें फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कवि शेखर अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो इनकी रचना थी पदावली, उसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया था। तो इनकी काफ़ी जो चर्चित रचना रही थी दोस्तों पदावली, जिसके संबंध में काफ़ी विवाद भी हुआ था, वो आगे चर्चा करेंगे मित्रों। और कुछ इन इतिहासकार है जो इनको नव कवि शेखर भी मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं, नव कवि शेखर। तो ये 3 उपाधियां विद्यापति जी की है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की है मित्रों, संस्कृत, अवहट 2 नंबर, और 3 नंबर दोस्तों मैथिली। तो मैथिली में उन्होंने दोस्तों पदावली जो उनकी काफ़ी चर्चित जो रचना थी वो मैथिली में की थी। इनकी अन्य जो रचनाएं दोस्तों कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। तो इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, विद्यापति ने दोस्तों अपनी रचना कीर्ति लता को कहानी कहा है दोस्तों। क्या कहा है, कहानी। जो इनकी कीर्ति लता रचना थी दोस्तों, उसको इन्होंने कहानी कहा है। जो कीर्ति लता है दोस्तों वो जो अवहट में लिखी गई थी दोस्तों। किस भाषा में लिखी गई थी, अवहट में। 48वें फैक्ट में देखिए, विद्यापति रचित पदावली की भाषा मित्रों मैथिली। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। रोडाकृत राउरवेल जो रचना है दोस्तों, गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य। किस प्रकार का काव्य, चंपू काव्य। तो दोस्तों चंपू काव्य कौन सा होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। राहुल वेल और शिलांकित जो रचना है दोस्तों, जिससे नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है, इसके जो रचयिता है दामोदर शर्मा। तो दोस्तों जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दोस्तों, ये रचना है जो, इसके लेखक कौन है, दामोदर शर्मा। इसके अलावा दोस्तों इस रचना में क्या है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दोस्तों, इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। इस रचना पर यह भी थोड़ा ध्यान रखना आप। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं। बावनवा जो फैक्ट है दोस्तों, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर जो मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है, इसका रचना काल दोस्तों 10वीं सदी माना जाता है। तो ये वर्ण रत्नाकर जो रचना है दोस्तों मैथिली हिंदी में रचित है, और इसके लेखक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जो कि एक मैथिली भाषा के प्रमुख विद्वान थे दोस्तों। ये एक प्रकार का शब्दकोश सा प्रतीत होता है, और जो इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है दोस्तों। ये कथन किसका है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काफी बार परीक्षा में ये कथन पूछा जा चुका है, तो ये अच्छे से नोट करिएगा। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है मित्रों, पुष्य या पुंड को।
जो कि इनका समयकाल रहा था 7वीं सदी। पचपनवा जो फैक्ट देखिए दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। 56वां फैक्ट देखिए मित्रों, रामकुमार वर्मा ने हिंदी और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। किसको माना है? स्वयंभू को हिंदी और अपभ्रंश का प्रथम कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है मित्रों? अब्दुल रहमान जी को। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है मित्रों? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इसी प्रकार दोस्तों 60वें फैक्ट में हम देखते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, यानी गाथा अगर कहते थे तो प्राकृत भाषा का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये कथन किसका था मित्रों? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया दोस्तों? तो किसे अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्व पीठिका के रूप में किसने स्वीकार किया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब्दुल रहमान कृत जो संदेश राशक जो एक खंड काव्य है मित्रों, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा वर्णित है। 63वें फैक्ट में देखिए मित्रों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों और नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? किसके अंतर्गत रखा है दोस्तों? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? तो ये दोस्तों सरहपाक के जो अन्य नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र। इसी प्रकार मित्रों सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? सबरपा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मित्रों, सबरपा इनके गुरु थे। नाथ पंथियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था दोस्तों? तो ये किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना है, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ था मित्रों। और जो ये नाथ पंथियों का, गोरखनाथ का जो ये हठ योग दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, हठ योग। तो इसमें है का अर्थ क्या था दोस्तों? सूर्य, और ठे का अर्थ क्या था? चंद्रमा। यानी इन दोनों की जो योग साधना, इन दोनों को संदर्भ में टारगेट में रखकर इनकी योग साधना की जाए सूर्य और चंद्रमा के संदर्भ में, तो उसे हठ योग कहा गया था। 67वां फैक्ट देखिए मित्रों, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत यानी सिद्ध मार्ग और योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो यह जो कथन है दोस्तों किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोस्तों नाथ पंथ को इन्होंने अन्य नाम भी दिए थे। कौन कौन से नाम दिए थे? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत, और इसके अलावा अवधूत संप्रदाय। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अवधूत संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से था, तो किस पंथ से था? तो नाथ पंथ से दोस्तों। 68वां देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष की एक सेकंड दोस्तों,
भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे दोस्तों। तो ये कथन दोस्तों किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो गोरखनाथ के बारे में इन्होंने ये जो कथन है कहा था। आगे के फैक्ट में देखते हैं मित्रों। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने मित्रों। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? सदूकड़ी भाषा। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बोधगान ओ दोहा, किस नाम से दोस्तों? बोधगान ओ दोहा। इसमें गाना नहीं है दोस्तों, गान है ये यहाँ पे। बोधगान ओ दोहा नाम से संपादन किसने किया था दोस्तों? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसका जो संपादन प्रकाशन किया था। महासुखवाद दोस्तों, महासुखवाद की अवधारणा का जो मत का जो विशिष्ट है दोस्तों, ये किससे संबंधित था? सिद्ध मत से। 73वें फैक्ट में देखिए मित्रों, स्वयंभू के अपूर्ण जो ग्रंथ था दोस्तों पहुम सरयू को किसने पूर्ण किया था? स्वयंभू के जो पुत्र था दोस्तों त्रिभुवन, इसने इस रचना को पूरा किया था। अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था दोस्तों? तो स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले कवि कौन थे दोस्तों? पुष्प दंत। अगर उनकी यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। तो दोस्तों जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 76वें फैक्ट में देखिए मित्रों, व्याकरण ग्रंथ जो था दोस्तों सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद, जो कि प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन दोस्तों प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है ये। और इसके अलावा देसी नाममाला, कुमारपाल चरित ग्रंथों के रचयिता भी हेमचंद थे। आलेखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन दोस्तों किसने किया था? आलेखंड के नाम से दोस्तों, ये किसकी बात हो रही है? प्रमाद रासो की। जो जगनीक का प्रमाद रासो था उसको आलेखंड के रूप में प्रकाशन सबसे पहले किसने करवाया था? 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में जो तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स जो इलियट थे, इन्होंने आलेखंड नाम से जो प्रमाद रासो का दोस्तों इसका प्रकाशन करवाया था। प्रमाल रासो का किस नाम से? आलेखंड नाम से। और प्रमाल रासो के नाम से दोस्तों किसने करवाया था प्रकाशन? वो करवाया था श्याम सुंदर दास। तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दोस्तों 76वें फैक्ट में देखिए, व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचयिता है हेमचंद। ये दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए। हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। और इनकी रचनाएं देसी नाममाला, कुमारपाल चरित और इसके अलावा दोस्तों जो प्रमाद रासो का जो आलेखंड नाम से सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? चार्ल्स जो इलियट ने। 80वां फैक्ट देखिए मित्रों, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? चंद्रबरदाई के पुत्र जलैन ने। पृथ्वीराज रासो में कितने समय मित्रों? इसमें दोस्तों 69 जो 69 सरग है, सरग यानी
सब में एक ही बात है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा था? बच्चन सिंह जी ने। तो दोस्तों राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसको कहा गया था? पृथ्वीराज रासो को। और किसने कहा था? बच्चन सिंह जी को। बच्चन सिंह जी ने कहा था। राउरवेल की रचना दोस्तों किसने की थी? रोडा नामक कवि ने। गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति की अगर हम बात करें तो दोस्तों किसका नाम आता है? राउरवेल का। इसी प्रकार दोस्तों 85वां जो फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए दोस्तों तैयार किए गए हैं, जो कि पूरे आदिकाल को कवर करेंगे और आपको एग्जाम में सीधे के सीधे ये फैक्ट जरूर मिलेंगे दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? विद्यापति जी को। किसको कहा है दोस्तों? विद्यापति जी को। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन था दोस्तों आचार्य शुक्ल जी का। तो दोस्तों इसमें चक्कर क्या हुआ था कि इनकी जो रचना थी पदावली, तो उसके संदर्भ में अलग अलग विद्वान थे जो अलग अलग प्रकार से उस रचना को मानते थे। जैसे कई विद्वान तो ऐसे थे जो इस रचना को भक्तिपरक मानते थे और कुछ श्रृंगारिक मानते थे, और इसके अलावा जो तीसरा पक्ष था वो इन्हें इस रचना को रहस्यवादी मानता था। तो दोस्तों ये विवाद था कि ये रचना भक्तिपरक है श्रृंगारिक। हालांकि शुक्ल जी दोस्तों इसको श्रृंगारिक मानते थे इस रचना को, तो इसी कारण इन्होंने कहा था कि जो जयदेव की जो गीत गोविंद रचना है उसके अनुकरण पर अगर ये रचना लिखी गई तो लोग क्या है आध्यात्मिक चश्मा चढ़ाकर और इसे भी आध्यात्मिक संकेत इसका जो मानने लगे, तो विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक बताने लगे। तो इसी चक्कर में दोस्तों इसी विवाद में जो आचार्य शुक्ल जी ने ये बात कही थी किसके बारे में? पदावली के बारे में। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो विद्यापति जी के पदावली रचना है दोस्तों, तो इसमें श्रृंगारिक पद थे, इसकी मादकता को नागिन की लहर कहा था। किसने कहा था मित्रों? निराला जी ने। गेय पदों की परंपरा दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सिद्धों से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की संध्या भाषा में दोस्तों। किसमें मिलता है? सिद्धों की संध्या भाषा में। प्राकृत पेंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती है दोस्तों? 1 नंबर इसमें बब्बर है, और 2 नंबर दोस्तों इसमें विद्याधर है, और 3 नंबर है इसमें झज्जल, और 4 नंबर है इसमें सारंगधर। तो इन 4 कवियों की रचनाएं इसमें मिलती है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ दोस्तों कौन सा है? पंच पांडव चरितरास। और अगर दोस्तों जैन धर्म का जो रास परंपरा का जो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए तो भरतेश्वर बाहुबली रास। और यहाँ पूछा गया है दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, तो आपका उत्तर होगा पंच पांडव चरितरास। सिद्ध सिद्धांत पद्धति दोस्तों ग्रंथ किससे संबंधित है? हठ योग से, नाथ पंथ से जो संबंधित था दोस्तों। ये ग्रंथ था गोरखनाथ का था दोस्तों, तो ये हठ योग से संबंधित है। आगे के फैक्ट में देखते हैं दोस्तों। 84 सिद्धों में बहुत से ये मछुए दिया हुआ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेना आप। मछुए मछुआरे की जो जातियाँ होती है दोस्तों उनके बारे में कहा हुआ था। मछुए, चमार, धोबी, डोम, लकड़हारे,
दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पांति की खंडन तो वे आप ही थे। ये जो पंक्तियां या कथन दोस्तों किसका है? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था और परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो ये कथन किसका था मित्रों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 95वां जो फैक्ट देखिए दोस्तों, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन का प्रयोग हुआ? तो आपका उत्तर होगा बिसल देवरासो। इसका प्रकाशन समय 1155 ईस्वी माना जाता है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग दोस्तों किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचा एक और जाति ढूंढ लेती है। तो ये कथन किसका था मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाथ संप्रदाय में बालनाथ दोस्तों किसे कहा जाता है? जलंधर नाथ को। किसको कहा जाता है? जलंधर नाथ को। तो दोस्तों आज के वीडियो की अंतिम स्लाइड, इसका 99 नंबर का फैक्ट है। 64 महापुरुषों की कथा दोस्तों किस रचना में लिखी गई है दोस्तों? महापुराण में, जो कि पुष्प दंत द्वारा रचित है। 100वां फैक्ट देखिए दोस्तों, विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कौन सी रचना थी दोस्तों? कीर्तिलता। तो दोस्तों अब आपसे जो महत्वपूर्ण जो आदिकाल से जुड़े हुए 5 प्रश्न किए जाएंगे दोस्तों, आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में और क्रमानुसार आपको उत्तर देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इससे 5 नंबर, इस प्रकार। तो आज का पहला प्रश्न होगा मित्रों, अभिनव जयदेव और कवि कोकिल की उपाधि किसे मिली थी? तो ये आदिकाल के संदर्भ में आपको उत्तर देना है दोस्तों, ये दोनों उपाधियां किन्हें मिली थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो इनका जो मत बताना है दोस्तों, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तीसरा प्रश्न है दोस्तों ये, तो किस नरेश के दरबारी कवि थे? और चौथा है दोस्तों, खुमान रासों की प्रमाणिक जो प्रति है किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? 5वां और अंतिम प्रश्न मित्रों, बिसलदेव रासों में कितने छंद है? ये बताना है आपको, बिसलदेव रासों में कितने छंद है? तो दोस्तों इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हिंदी साहित्य का जो मुख्य जो शुरुआती पार्ट है आदिकाल, इससे जो जुड़े महत्वपूर्ण 100 फैक्ट है जो आपके लिए तैयार किए गए, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर बताएं और लाइक में भी कोई कमी ना छोड़िएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सभी को बाय बाय, जल्द मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।